स्टूडेंट्स वेलकम टू सी एस नंजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका अकाउंट्स का सैम्पल पेपर 1 जो आपके आईसीएसआई की तरफ से आया हुआ है। एंड अब मैं आपको गाइडलाइन आंसर्स उसके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ एंड मेथड बता रही हूँ कि कैसे आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सो हम पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस सेम है जैसे हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की गाइडलाइंस थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसरी कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। उसके बाद सेकेंड टू एट्थ क्वेश्चन में से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करवा दूंगी। आपको जो इजी लगता है, जो आपको लगता है कि आप इस टॉपिक में एक्सेल करते हो, आप वो वाला टॉपिक उठा के उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अटेम्प्ट वही करना जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें अलग अलग अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं और हमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। एंड बोला है कि वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल एंड अकाउंट फॉर दिस। बैलेंस शीट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड पीएल एंड अकाउंट बनाना है फॉर द एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2026। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सारा ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से उसके बैलेंसेस को देख लेंगे, ताकि आप लिखते हुए कुछ भी भूल ना जाओ पोस्ट करना। फिर वेरीफाई भी करेंगे कि हमने वो चीज़ें पोस्ट कर ली हैं या नहीं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एडजस्टमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर 2,65,000 का। तो ये जो स्टॉक है ये हम क्लोजिंग स्टॉक है हमारे लिए, तो हम इसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सैलरीज विच आर पेड फॉर ओनली 11 मंथ्स। सिर्फ सैलरीज 11 महीने के लिए पी हुई हैं, मतलब साल का एक महीना 12th मंथ के लिए सैलरी अभी तक पे नहीं हुई, तो वो हमारे ऊपर ड्यू है कि हमें उसको अभी पे करना है। फर्स्ट हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड हमारा हो गया ड्यू सैलरी, कि हमारी अभी सैलरी ड्यू है। नेक्स्ट वी हैव अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इंक्लूडेड द फिगर ऑफ 2000 अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज ₹500। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं इस 2000 में से अनएक्सपायर्ड अभी ₹500 है जिसको अभी हमें ट्रीट करना है। Then commission earned but not received yet is 610। 610 रुपीज़ की हमने कमीशन अर्न करी है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई। बुक्स में हमने रिकॉर्ड करनी है, अभी की नहीं है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी ब्रॉट अप 3% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। तो हमारे पास यहाँ पे डेटर्स दिए हुए हैं। ट्रायल बैलेंस में वी हैव 2 लाख के डेटर्स और हमारे पास प्रोविजन भी दी हुई है 4500 की। अब हमें 3% डेटर्स बढ़ा देने हैं, ब्रॉट अप बढ़ गए हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे, वर्किंग नोट्स में सॉल्व करके पोस्टेज करेंगे अलग अलग अकाउंट्स में। उसके बाद हमारे पास अगला एडजस्टमेंट है, मैनेजर इज टू अलाउड 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो हमारा मैनेजर है उसको हमें कमीशन देनी थी 10%, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट की कमीशन उसके हिसाब से हमें 10% देना है, तो इसको भी हमें देना पड़ेगा, तो हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया 10% पर एनम पे, तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लास्ट एडजस्टमेंट वी हैव ओनली 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ। हमें ऊपर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, दैट इज 2500। इनका 1/4 पार्ट रिटर्न ऑफ हो गया है, राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया है। उसका आगे जितना पार्ट बचा है वो भी रहता है। तो एडजस्टमेंट्स हमने देख ली, वी हैव टोटल 8 एडजस्टमेंट्स। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दिया है, कैसे हमने किया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाला 2,25,000 का, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे जो जो फिगर्स यहाँ पे हैं वो सेम हमने यहीं पे डाली हैं। जैसे स्टॉक, ये वाला जो स्टॉक है इसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में ये स्टॉक है। तो 2,25,000 आई हैव ओपनिंग स्टॉक, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया इन माई ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक पोस्ट किया। देन वी हैव पोस्टेड परचेजेस, 13 लाख हमने
परचेजेस की थी। ये जो फिगर्स आपको दिख रही हैं 13 लाख, 2 लाख 25,000, ये मैं रिकमेंड करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ-साथ में आप क्वेश्चन ओपन करके रखो अपना। आपके पास अगर तो है पेपर तो आप वो खोलो, नहीं तो आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो आईसीएसआई की वेबसाइट से, उसमें आप चेक कर सकते हो। वी हैव 13 लाख परचेजेस, देन वी हैव फ्रेट एंड ऑक्ट्राय दैट इज़ 23,000, एंड इधर से वी हैव सेल्स 15,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,65,000। मैं आपको दिखा भी देती हूँ पेपर में। पेपर में ओपनिंग स्टॉक हमें दिख गया, परचेजेस दिख गई, सेल्स दिख गई, फ्रेट एंड ऑक्ट्राय दिख गया 23,000। ये सब चीज़ें हमने पोस्ट कर दी इन आर पी एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें नीचे एडजस्टमेंट में दिया था जो हमने यहाँ पे पोस्ट किया। फिर हमें अकाउंट को बैलेंस करना है जैसे हम करते हैं। तो टोटल हमारा आ रहा है 18,15,000 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का कम आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल जब कम होता है तो जितना भी रेस्टिंग फिगर होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है, वो हमारा प्रॉफिट में जाता है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया और ये हमारे बैलेंसेस मैच हो गए। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया जिसमें हमने प्रॉफिट निकाला 2,67,000, दैट इज आवर प्रॉफिट। और कोई भी अकाउंट आप बनाओ उसका आपको ये देखना है कि आपको डेबिट क्रेडिट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे रफ में फिगरिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। फॉर्मेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमने बना लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी अब ध्यान से देखना, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी हुई हैं यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे सैलरीज, अगर आप यहाँ पे सैलरीज देखो तो यू हैव सैलरीज 27,500, एंड यहाँ पे नीचे हमें कुछ सैलरीज 11 महीने की दी हुई थी, 1 महीने की रहती है। तो उसको हम क्या करेंगे, सैलरी 27,500 तो देनी ही है, साथ में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, जो अभी तक हमने नहीं दी, दैट इज 2,500, वो ऐड होगी तो टोटल ऑफ सैलरी 30,000 हो जाएगा। ये जो अमाउंट 2,500 है वो कैसे आया है वो आपको नीचे वर्किंग नोट्स में समझ आ जाएगा। अब हम वर्किंग नोट्स भी करेंगे। देन रेंट वी हैव 12,000, वी हैव पोस्टेड दैट रेंट 12,000। इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें बोला हुआ था 2,000 इंश्योरेंस है, जिसमें से 500 एन एक्सपायर्ड है, अभी एक्सपायर नहीं हुई, दैट मीन्स वो अगले साल में भी चलेगी, तो उसको हमने माइनस कर दिया, तो इंश्योरेंस हमारी 1,500 रह गई। देन एडवर्टाइजिंग के लिए बोला था कि 25,000 टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, जिसमें से सिर्फ 1/4 राइट ऑफ हुए हैं, रिटर्न ऑफ हुए हैं, और बाकी एक्सपेंसेस अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुए। तो 1/4 ऑफ 25,000 होता है 6,250, वो मैंने राइट ऑफ कर दिए इन माई पी एंड एल अकाउंट अपने एक्सपेंस के ऊपर, बाकी मैंने अभी तक राइट ऑफ नहीं किए। देन वी हैव बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में 8,000 हमारे पास बैड डेब्ट्स हैं ऑलरेडी जो हमें दिख रहे हैं, और 1,500 हमारी न्यू प्रोविजन बन रही है। तो बैड डेब्ट्स में हम 9,500 बैड डेब्ट्स लिखेंगे जो हमारे हैं। कहाँ पे हैं ये देखो, यहाँ पे हमने सैलरीज देख ली, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देख लिए, यहाँ पे बैड डेब्ट्स हमारे 8,000 हैं। 1,500 जो हम प्रोविजन बनाएंगे वो नीचे आपको वर्किंग नोट्स में समझ आ जाएगा क्यों हमने 1,500 लिखा, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही में हमें डेप्रिसिएशन बोली थी कि फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लग रही है, तो फर्नीचर अमाउंटिंग हमारे पास 50,000 है, उस पे हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो 5,000 डेप्रिसिएशन में कट गया। साथ में हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हुए थे 2,500, वो हमने पोस्ट किए, डिस्काउंट 1,000 रुपीज़, और मैनेजर की कमीशन 18,760 बनती है। ये आपको नोट 1 में समझ आएगा कैसे बनती है, तो वो हम समझेंगे। देन हम क्रेडिट वाली साइड में अपनी इनकम्स लिखते हैं, तो इनकम्स में हमारे पास क्या है, इनकम्स में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग एंड पी एंड ट्रेडिंग अकाउंट से आया है वो इनकम में है, और हमारे पास कमीशन है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, एक्रूड। तो टोटल कमीशन हमारे पास 6,500 थी, उसमें हमने एक्रूड वाली जो अभी रिसीव नहीं हुई 610 वो ऐड करी, तो टोटल कमीशन हमारे पास 7,110 रुपीज़ हो गई। फिर जब हम इसको बैलेंस करेंगे, अकाउंट जब बैलेंस होगा, तो बैलेंसिंग में वी हैव 2,74,110 रुपीज़ ऑन द क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड फिर से कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी नेट प्रॉफिट में जाएगी। ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा 1,87,600। अब बैलेंस शीट समझाने से पहले मैं आपको वर्किंग नोट समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए।
वर्किंग नोट में सबसे पहला वर्किंग नोट जो मैंने दिया है वो है मैनेजर कमीशन का। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला। कैसे निकाला? ये हमारे पास टोटल इनकम थी इनकम साइड की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। देन वी हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनमें आपके मैनेजर की कमीशन भी थी। दिस इज 67,750। तो हमने क्या किया, एक्सपेंस साइड का टोटल है ये इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं, पी एंड एल की एक्सपेंस साइड का टोटल है एक्सपेंस, और ये था इनकम साइड का टोटल। तो हमने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया, तो हमारे पास बिफोर कमीशन जो हमारा मनी है वो आया 2,06,360 रुपए। ये हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले। अब हमने मैनेजर की कमीशन निकाली, तो बिफोर प्रॉफिट पे 10% हमें लगाना था, उसको निकालना है हमें। तो हम इसी अमाउंट का 10/110 करते हैं, 10/100 नहीं करते, क्योंकि बिफोर कमीशन हम निकाल रहे हैं। तो ये निकाल के हमारे पास इतना मनी आ गया प्रॉफिट का, कि इतना मनी हमारा मैनेजर को कमीशन के लिए देना चाहिए। देन वी हैव प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स उन्होंने बोला था 3% ऑफ सन्ड्री डेटर्स होना चाहिए। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास थे 2 लाख। दीज आर आर डेटर्स जो हमें उन्होंने दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस में। उसका हमने 3% निकाला, तो हमें बना 6,000 रुपया, जिसमें से 4,500 जो प्रोविज़न है वो ऑलरेडी बनी हुई है। 1,500 हमें और बनानी पड़ेगी, 6,000 माइनस 4,500, तो ये 1,500 आपका एक्सपेंस में भी जाएगा। उसके हिसाब से इसको हम बैलेंस भी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने बोला 25,000 का 1/4, तो वो रिटर्न ऑफ हो गया। तो हमने ये अमाउंट पी एंड एल में डाली, ये राइट ऑफ कर दिया, और बाकी अमाउंट अभी रहती है हमारे पास। ये वाली अकाउंटर्स, ये वाली इतनी जो अमाउंट है 18,750, ये डेफर्ड एसेट है जो आने वाले टाइम में हम इसको बैलेंस करेंगे। नाउ लेट्स सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उन्होंने सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया था, दैट इज 4 लाख। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ है। ये देखो, आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। ये रहा 4 लाख ओपनिंग बैलेंस हमारा। देन इस ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या एडजस्ट होता है, नेट प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट था 1,87,600, वो हमने ऐड कर दिया, और ड्रॉइंग्स हमने माइनस कर दी 30,000 की। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट इतने रुपीस का आ गया। देन लाइबिलिटी साइड में वी हैव क्रेडिटर्स, उनको पोस्ट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 2,500 थी वो पोस्ट कर दी। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन जो अभी पे नहीं की बट हमने एक्सपेंस में लिख लिया है वो पोस्ट कर दी। एसेट वाली साइड पे वी हैव गुडविल 1 लाख। देन वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर हमारा 50,000 का था, जिसमें से 10% चला गया, तो 5,000 डिप्रिसिएशन माइनस करके 45,000 वी स्टिल हैव। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2,65,000 है, 2,65,000, जो नीचे हमने अपने एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है हमें। देन डेटर्स, डेटर्स हमारे 2 लाख के थे, जिसमें से 6,000 प्रोविजन में चला गया, तो वी हैव 1,94,000 लेफ्ट फॉर डेटर्स। कैश इन हैंड वी हैव 26,000, बैंक वी हैव 29,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने पहले से पे कर दी, ये हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि हमें आगे आने वाले टाइम में पे नहीं करनी पड़ेगी, तो ये एसेट्स में क्रेडिट हो गया। एक्रूड कमीशन भी हमारी एसेट है, जो हमें अभी नहीं मिली बट मिल जाएगी आने वाले टाइम में। देन ऐसा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3/4 इसका 25,000 का, जो अभी तक हमारे पास बचा है बैलेंस, वो हम आगे आने वाले टाइम में एडजस्ट करेंगे। वो भी हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी एक एसेट है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में एडजस्ट होगा। तो हमारी बैलेंस शीट जो हो गई है वो बैलेंस हो गई है विद दिस फिगर 6,78,860। दोनों साइड में वेरीफाई हो गया, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। वी हैव मेड 3 पार्ट्स, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो जो
हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास 2 अलग-अलग पार्ट्स हैं। इफ यू सी द क्वेश्चन आप देख सकते हो, वी हैव ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो पहले हम ए पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड टू बी पार्ट। ए पार्ट में हमें बोला गया है कि 31st मार्च को ये बैलेंस शीट थी एक्स वाई जेड की, जो कि इक्वल पार्टनर्स हैं। दैट मीन्स ये पार्टनरशिप की बात हो रही है, इक्वल पार्टनर्स की। एक साइड पे हमें लायबिलिटीज दी गई हैं उनकी, एक साइड पे एसेट्स दिए हुए हैं, और टोटल दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है किसका कितना कैपिटल अकाउंट था, कैसे चीजें हो रही हैं। देन उन्होंने बोला हुआ क्या, एक्स ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसको कुछ इल इल हेल्थ है, उसको हेल्थ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी से, अपनी पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता है। तो एडजस्टमेंट्स क्या हुई जब वो रिटायर हुआ, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी पहले से, वो थी 25,000, वो अब और ज़्यादा बढ़ गई है 7,500 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स जो हैं वो बढ़ गए 5%, डेटर्स के 5% बढ़ गए। फर्नीचर उनका डेप्रिशिएट हो गया 10%, एंड जो स्टॉक है वो भी डेप्रिशिएट हो गया 3600 से। नाउ उन्होंने बोला है एक्स वॉज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम बाय मीन्स ऑफ चेक। जितनी भी अमाउंट एक्स की बनेगी वो पे की जाएगी उसको विद द मीन्स ऑफ चेक। और जो बैंक है वो एग्री कर रहा है इस चीज़ पे कि हम आपको अलाउ करेंगे अगर कुछ ओवरड्राफ्ट आएगा उसको भी। तो अब हमें करना क्या है, जनरल एंट्रीज पास करनी है जब एक्स रिटायर हो गया, और एक्स का बैलेंस शीट बनानी है एक्स के रिटायरमेंट के बाद, वाई और जेड की जब वो पार्टनरशिप में रहेंगे, तो न्यू बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, सेम आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑलरेडी। और अगर आपको ये आंसर पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने आंसर सॉल्व किए हुए हैं, कुछ लॉजिक जानना है, कुछ समझना है, अपने आप खुद करके देखने हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे आपको इनका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हमने एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। 2 क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बोली हुई थी कि आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसके बाद भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है एक्स का। रीज़न क्या है उसके पीछे, एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे, कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की कैलकुलेशन मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। कैलकुलेशन में हमारे पास 1,20,000 दिया हुआ था एक्स का। कहाँ दिया हुआ था? यहाँ पे, कि एक्स का कैपिटल अकाउंट है 1,20,000। उसमें अब हुआ क्या, 1,20,000 में जनरल रिजर्व्स जो थे वो 1/3 हो जाएंगे, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स थे। तो 1/3 1/3 1/3 एक्स वाई जेड तीनों का हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व्स उसमें से 25,000 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जिसमें 9,000 का लॉस आया, उसका 1/3 3,000 हो गया। तो टोटल अमाउंट ड्यू जो थी एक्स की, वो हो गई 1,20,000 प्लस जनरल रिजर्व का अमाउंट 25,000 और माइनस लॉस 3,000। तो एक्स को टोटल 1,42,000 फर्म को देना है। फर्म की ये ड्यूटी है कि वो एक्स को ये वाला अमाउंट पे अप करे। तो एक्स का हमने जब अकाउंट बनाया तो क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस उठाया 3,000 वो डाला। देन बैलेंस ब्रॉट डाउन उठाया, जितना उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 1,20,000 वो डाला, लॉस डाला, और जनरल रिजर्व्स का उसका शेयर डाला। तो हमें बैंक अकाउंट से फाइनल पेमेंट उसको इतनी करनी है। टोटल हमारा 1,45,000 दोनों साइड्स का बन गया। तो हमने एक्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या-क्या किया, नोट्स बनाए। पहले तो कुछ नोट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का नोट 1 है, जिसमें हमारी अमाउंट आई 4150। ये नोट 1 नीचे दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्नीचर और फिटिंग्स पे हमें बोला था 10% का लॉस, मतलब डेप्रिसिएशन हो रही है, वो भी हमारा लॉस ही है, एक्सपेंस है हमारी तरफ से। तो हमने एक्सपेंस वाली साइड पे 10% इसका निकाल के लिख दिया, दैट इज 8,750। देन हमारे पास स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, वो भी एक एक्सपेंस है। तो स्टॉक हमने डेप्रिसिएशन में 3600 का लिख दिया। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ऐड हो रही है 7500 से, तो इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दी। अब जब हम टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 16,500 आ रहा है, क्रेडिट साइड का सिर्फ 7,500 आ गया है। तो जब क्रेडिट साइड का टोटल कम है, दैट मीन्स वी आर फेसिंग अ लॉस। और लॉस तीनों इक्वली बांट रहे हैं, क्योंकि लिखा है इक्वल पार्टनर्स है। तो तीनों को 3,000 का लॉस हो गया, 9,000 का टोटल लॉस हो गया, जो ऊपर हमने रीवैल्यूएशन लॉस में लिख के एक्स के कैपिटल अकाउंट से कट भी किया था। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कैसे है ये देख लो।
बैड डेब्ट्स की प्रोविज़न आई 5% ऑफ डेटर्स। कैसे? ये देखो, यहाँ पे हमें डेटर्स दिए हुए हैं 1,05,000, यहाँ पे हमें डेटर्स दिए होंगे, उनके हिसाब से हमें प्रोविज़न बनानी है। ये हमारे डेटर्स हैं 1,05,000, पुरानी प्रोविज़न हमें दी हुई है 1,100 रुपए। अब हम क्या करेंगे इसका, 1,05,000 का पहले हमने 5% निकाला, वो आ गया हमारा इतना, उसमें से कितना आ गया हमारा 5250, इसमें से 1100 की ऑलरेडी प्रोविज़न बनी हुई है, तो उसकी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस करके जितना रह गया वो हमारी न्यू प्रोविज़न है, जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाली, जिससे हमारा लॉस आया 9,000। उसके बाद लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उन्होंने इक्वल बोला है, और 9,000 हमारा डिवाइड हो जाएगा 3,000 ईच में। उसके बाद हमें जनरल एंट्रीज पास करने को बोला था, तो जनरल एंट्रीज कुछ ऐसे रहेंगी। जनरल एंट्रीज के लिए रूल्स आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ऐसे करके जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के, वो फॉलो करके हम जनरल एंट्रीज करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, जनरल एंट्री का फॉर्मेट यू हैव टू स्टिक टू दैट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। दो, लेजर फोलियो का कोई काम इतना नहीं होता, ज़्यादातर आप लेजर फोलियो को खाली ही छोड़ते हो। जिन बच्चों ने 12th में अकाउंट्स किया उनको पता है कि हम उनको खाली छोड़ते हैं। उसके बाद भी यू हैव टू मेंशन, कभी कभी अगर लेजर फोलियो का नंबर दिया हो तो आप पोस्ट कर सकते हो, ना दिया हो तो ये एक्यूरेट फॉर्मेट यही है, तो आपको यही फॉलो करना है। और ऑल्सो डेट एक्यूरेट डालनी है एंट्री की, एंट्री की डेट डालने के बाद, एंट्री करने के बाद जो कैप्शन है एंट्री की, जो समझा रही है कि एंट्री में क्या हो रहा है, वो चीज़ भी आपको लिखनी है, ताकि अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। तो पहली एंट्री हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन को हमने पहले प्रोविजंस में बांटा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फिर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, फिर स्टॉक, तीनों को ऐड करके ये आ गया टोटल हमारा रिवैल्यूएशन का अमाउंट। और लिख दिया नीचे, बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन इंक्रीज्ड फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट वे हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, वो हमारा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएटेड बाय 7500। देन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्स वाई जेड की कैपिटल अकाउंट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000 9,000 का लॉस, ये हमने रिवैल्यूएशन में एडजस्ट कर दिया, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड इक्वली। देन जनरल रिजर्व 75,000 थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने थे इक्वली, तो 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, तो 25 25 25 आ गए हमारे जनरल रिजर्व्स। देन वी हैव एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है, वो हमें बैंक से एडजस्ट करना है। बैंक में इतना मनी नहीं है, वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और बैंक ने एक्सेप्ट किया था ओवरड्राफ्ट के लिए चेक के थ्रू, तो इसलिए हमने एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया विद बैंक अकाउंट 1,42,000 के लिए, एंड अमाउंट जो है चेक की वो पे कर दी ओवरड्राफ्ट टू द एक्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। कैसे हमने बैलेंस शीट बनाई वाई एंड जेड की, बैलेंस शीट में सब कुछ सेम रहेगा। क्रेडिटर्स का 44,700 जो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 44,700, ये हमने एज इट इज डाल दिया। बैंक में हमारे पास 19,850 रुपये ही हैं सिर्फ, और हमें राइट ऑफ करने हैं 1,45,000। तो नोट वन के अकॉर्डिंगली इतना मनी हमारा ओवरड्राफ्ट में है बैंक के पास। वो कैसे है, वो नोट वन अभी हम देख लेते हैं। देन कैपिटल अकाउंट्स में वाई और जेड में सेम तरीके की एडजस्टमेंट होगी। वाई का कैपिटल अकाउंट था 95,000, जेड का 87,500, उसमें हमने जनरल रिजर्व्स वाली अमाउंट प्लस प्लस कर दी, और लॉस वाले अकाउंट माइनस कर दी, जिससे हमारे पास ये दो फिगर्स आ गई, और हमने टोटल कर दिया लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स के लिए वी हैव कैश ऑन हैंड, 900 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है। इन्वेस्टमेंट में 7,500 बढ़ गया। डेटर्स में हमारा जो प्रोविजन है वो बढ़ गई, माइनस हो गया 5250। स्टॉक भी 3,600 का माइनस हो गया। फर्नीचर भी 8,750 का डेप्रिसिएशन लग गया। ये सारे अमाउंट बैलेंसिंग फिगर्स आके हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो गई, तो हमारी बैलेंस शीट वर्कफुल हो गई, सही हो गई। उसके बाद हम वर्किंग नोट ओवरड्राफ्ट का देख लेते हैं बैंक का। बैंक के ओवरड्राफ्ट के वर्किंग नोट में सेम कुछ नहीं है, 19,850 बैंक में दिया हुआ है, जिसमें से एक्स को जो पेमेंट करनी है वो माइनस कर दो, जितना मनी बच गया 1,22,150, ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। ये नेट ओवरड्राफ्ट है जो हमने ओवरड्राफ्ट में पोस्ट कर दिया।
आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर टू सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें बोला है शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के दोनों पार्ट्स थे, एक पार्ट हमने कर लिया, सेकंड में हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में बोला है एक्स लिमिटेड ने रजिस्टर किया ऑथराइज्ड कैपिटल अकाउंट 5 लाख का, जिसको डिवाइड किया 50,000 इक्विटी शेयर्स में। 10 रुपीज ईच शेयर है और 25,000 इक्विटी शेयर्स और लोगों ने सब्सक्राइब करे। ठीक है। और पेमेंट कैसे हुई? 3 रुपए एप्लीकेशन पे आया, 2 रुपए अलॉटमेंट पे आया, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए सेकेंड और फाइनल कॉल पे। तो हमें बताना है कि अगर शेयर्स पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो जाते हैं, मनी सारी रिसीव हो जाती है, तो शेयर्स की जनरल एंट्रीज क्या होंगी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नो प्रो राटा बेसिस, कुछ नहीं। सारे शेयर्स जितने निकाले वो सब के सब क्या हो गए? बिक गए, ले लिए लोगों ने, फुली सब्सक्राइब हो गया। तो इनके लिए हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है शेयर्स का। इसको हम ऐसे करके अटेम्प्ट करेंगे। अब हुआ क्या है? अब कई बच्चे क्या है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं कि 50,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 25 ही अभी दिए हैं लोगों को, 25,000 कंपनी ने अपने पास रखे हैं। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसमें 25,000 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहली एंट्री वही सेम जनरल का, आप अपना वो बना लो, सॉरी फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे हमारे पास डेट नहीं है, तो मैंने डेट के साथ सीरियल नंबर दिया है, 1 2 3 एंट्रीज का नंबर। तो पहले क्या हुआ, बैंक अकाउंट में सबने एप्लीकेशन मनी डाला। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 25,000 शेयर्स पे 3 रुपया ईच, 75,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। सेकेंड वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमें रिसीव हुआ उसको हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एप्लीकेशन अमाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 75,000 बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट का मनी, अलॉटमेंट का मनी आपको रिसीव होगा, वो आप पहले ड्यू करोगे फिर रिसीव करोगे। ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपए ईच, 50,000। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक से रिसीव हो गया, दैट इज 50,000। जितना रहता था उतना सब रिसीव हो गया जितना हमने ड्यू किया था। देन नेक्स्ट एंट्री में सेम फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल में फर्स्ट कॉल आएगी, हमने ड्यू करी 50,000, सेम 2 रुपए ईच के हिसाब से 25,000 शेयर्स पे। देन हमने उसको रिसीव किया, 50,000 ईच रिसीव हो गई बैंक टू फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट वाली कॉल जो है वो ड्यू करी शेयर कैपिटल से 3 रुपए ईच में 75,000, एंड फिर उसको रिसीव कर लिया बैंक टू सेकेंड एंड शेयर फाइनल शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000, फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल रिसीव। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्रीज खत्म। नीचे आप थोड़ा सा नोट में लिख सकते हो कि टोटल शेयर्स जो इशू किए थे कंपनी ने वो 25,000 थे, 50,000 नहीं थे। और ये जो 25,000 पे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से हिसाब था, उसके हिसाब से 2,50,000 रिसीव हो गया हमारे पास। 2,50,000 इज कम्प्लीटली इन द अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास फिर से सेम दो पार्ट्स हैं, इवेंचुअली 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 8 मार्क्स का, देन नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर 4 4 मार्क्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? सन लिमिटेड है, सेम शेयर्स वाला क्वेश्चन है, बट इसमें इक्विटी शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। तो सन लिमिटेड कोई कंपनी है जिन्होंने इशू किए 500 शेयर्स, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 100 रुपीज ईच का, जो कि रीपेबल है विद अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, सॉरी 10% पे। जो शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाएंगे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के हिसाब से, और जितना मनी है रिक्वायर्ड होगा वो रिडम्पशन में यूज होगा। इसके लिए हमें सेम रिडम्पशन शेयर कैपिटल के लिए हमारी जनरल एंट्रीज करनी है और हमारे कैपिटल अकाउंट को शो करना है, रिडम्पशन कैपिटल अकाउंट को। तो इसके लिए हम दोबारा से आ जाते हैं अपने आंसर्स पे। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करते हैं, देन हम उसके बाद आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे। तो पहले 12% जनरल का आपको फॉर्मेट बना के 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ड्यू किया। 500 शेयर्स थे 100 रुपए के हिसाब से, सो इट कीप्स टू 50,000। उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स का
प्रीमियम लगा 10%, तो 50,000 प्लस 10% 5,000, तो टोटल 55,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास अमाउंट हो गया, that is due, being the amount due to shareholders on redemption at 10% premium. उसके बाद जनरल रिजर्व्स की बात आ रही है कि ये सारा जो अमाउंट है, जो आपका प्रीमियम वाला अकाउंट है, वो जनरल्स का ऐसे, जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वो रिजर्व में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में, और जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है 10%, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट टू जनरल अकाउंट, जनरल रिजर्व टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000, ये सिर्फ शेयर कैपिटल वाला अमाउंट आया 50,000। देन सिक्योरिटी प्रीमियम वाला 5,000 आगे जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस अकाउंट। तो इसमें क्या हुआ, बीइंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू CRR अकाउंट, बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्टेड टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद हमारे पास ये मनी रिसीव हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, उनको हमने बैंक के हिसाब से दे दिया, पेमेंट दे दी उनको, जो हमें मनी रिसीव हुआ था 55,000, उन्होंने हमें 50,000 दिया, 10% हमें अपने हिसाब से देना था, तो 55,000 मनी मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं इनकी। कैलकुलेशंस पे हमें जब जाना है तो हमें नॉमिनल वैल्यू 500 शेयर्स की 100 रुपीज़ के हिसाब से 50,000, रिडम्पशन वैल्यू 5,000, 50,000 का 10%, और टोटल पेमेंट जो हमने लोगों को की वो 55,000। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, 4 बेसिक एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट वी हैव, इफ ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ABC पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। बी ने रिटायरमेंट ले ली, डिसाइडेड टू रिटायर, उसके बाद ए और सी ने डिसाइड किया कि हम 3:2 में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटेंगे। तो आपको कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो उस चीज़ की, क्या गेनिंग रेशियो होगी। तो कैसे कैलकुलेट आप करोगे, गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना आप, ये आपको आना चाहिए। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे सबकी, फिर न्यू रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो में ऊपर जितना शेयर है और टोटल नीचे, तो ए का शेयर बना 7/15, क्योंकि 7 + 5 + 3 इज 15, 7 + 5 + 3 इज 15, तो टोटल नीचे आता है और शेयर का मतलब ऊपर आता है शेयर नंबर। तो ए का शेयर 7/15, बी का शेयर 5/15, सी का शेयर 3/15। इसमें से बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज बी का शेयर रिटायर हो जाएगा। न्यू शेयर ए और बी सी का 3:3/5 और 2/5 है, 3:5 के अकॉर्डिंगली। तो गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, ए के लिए सेम, हमें क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड शेयर, तो न्यू शेयर 3/5 माइनस 7/15, एलसीएम लिया, तो गेन हुआ 2/15 ए को, सी को गेन हुआ 3/15, तो वो सेम ही रेशियो बन जाएगी हमारी, जो कि है 3:2 वाली ही बनेगी। बट इसमें क्या हुआ है, गेनिंग में उल्टा हो गया सिग्निफिकेंटली, तो ये 2:3 बन जाएगा फॉर गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो 2:3 आएगी, बट उन्होंने शेयर करा है 3:2 में, बट रेशियो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2:3 आएगी, जो आएगी हमारी रेशियो। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट, सी पार्ट में उन्होंने हमें बोला है एम एंड एन, दोबारा से 2 पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं रेशियो 5:3। अब इसमें कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है, इसमें न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ओ एडमिट हो रहा है। ओ के एडमिशन के बाद उनकी जो रेशियोज हैं वो 7:5:4 हो गई। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है ओ की, वो कैसे निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए भी वी हैव अ फॉर्मूला। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, 5:8, 3:8, मतलब 3/8 और 5/8। देन न्यू रेशियोज लिखेंगे, 7/16, 5/16 और 4/16। ओ है यहाँ पे, ये है एडमिटेड न्यू पार्टनर। तो इसके लिए जब हम न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे एम और एन की, तो सेम करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फिर से एलसीएम लेंगे, एंड हमारे पास है कि ये रेशियो 3:1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज आर 3:1।
ठीक है, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो हमारा एंट्रीज वाला था वो भी बहुत सिंपल था, बी और सी पार्ट भी बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको प्रॉफिट सॉरी गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब पता होना चाहिए, उनके फॉर्मूलाज आने चाहिए और आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसी रोटरी क्लब का वी हैव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2026 का। इसमें हमें रिसिप्ट दी हुई है जो हमारी इनकम्स है एक साइड पे और दूसरी साइड पे पेमेंट्स दी हुई है, और हमें नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये भी हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो टू पार्ट्स में बटा हुआ है, ए और बी। ए पार्ट भी 8 मार्क्स का है और बी पार्ट सॉरी देर आर 3 पार्ट्स, बी एंड सी आर फॉर 4 4 मार्क्स। तो अभी तक जितना भी हमने पेपर सॉल्व किया है, 3 क्वेश्चंस तो प्योरली न्यूमेरिकल थे। फोर्थ में यहाँ पे एक पार्ट न्यूमेरिकल है और बाकी दोनों पार्ट्स थ्योरी हैं। तो थ्योरी हम अलग वे से डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स लिख के। पहले हम अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है जिसमें बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो अभी पे नहीं की वो पे करनी है 7500। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है 2500, ये भी पे करने हैं। बैंक का इंटरेस्ट रिसीव होना है 2250 एंड सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्रूड है 7000। 50% हमारी जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगी और जो फर्नीचर है वो 10% डिप्रिशिएट हो जाएगा। इसके लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है सेम पीरियड का। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा-सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वी हैव कैश एंड बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शंस अलग-अलग सालों की दी हुई हैं। हमने कुछ डोनेशन मिली है 10,000 वो है, हॉल का रेंट मिला है वो है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉज़िट जो हमने बैंक में डिपॉज़िट करा था उसका इंटरेस्ट मिला है और एंट्रेंस फीस मिली है। वहीं पे हमने जो पेमेंट्स की हैं उसमें हमने फर्नीचर खरीदा, सैलरीज पे की, टेलीफोन एक्सपेंस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, स्टेशनरी पे एक्सपेंस लगाया, बुक्स खरीदी, एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस लगाया, गवर्नमेंट पेपर्स खरीदे, बाकी छोटा मोटा मिसलेनियस एक्सपेंस, कैश एंड बैंक एंड टोटल। तो अब हम बात करते हैं कैसे हमें इसे करना है। तो सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट्स बना दिया ताकि आपको ईजी रहे। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की फर्नीचर की। फर्नीचर यहाँ पे लिखा था कि फर्नीचर परचेज हुआ है 1 जुलाई 2025 को। तो जुलाई के हिसाब से मार्च एंडिंग तक वी हैव 9 मंथ्स ओवर हेयर। तो परचेजिंग डेट पीरियड यूज 9 महीने के लिए हमने इस साल सिर्फ इसको यूज किया। तो 10% के हिसाब से 9 मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1875 रुपीज। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया ऑन फर्नीचर। देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8%। गवर्नमेंट पेपर्स भी सेम, ये देखो हमने गवर्नमेंट पेपर्स भी परचेज किए 40,000 के सेम डेट पे 1 जुलाई। तो 9 मंथ्स इसके भी बनते हैं। तो 8% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 इंटू 8% इंटू 9/12 9 मंथ्स के अकॉर्डिंगली तो 2400 हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, हमें नहीं बोला कि गवर्नमेंट पेपर्स पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो ये 2400 एक्रूड इंटरेस्ट में जाएगा कि आने वाले टाइम में हमें ये रिसीव होगा, तो हम उसे एक्रूड इंटरेस्ट रखेंगे। देन उन्होंने एंट्रेंस फीस के बारे में बोला। टोटल 5,000 एंट्रेंस फीस है जिसमें से 50% कैपिटलाइज हो जाएगी। तो 2500 हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, बाकी सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गेन हो जाएगा। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में 1 लाख हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है करंट पोर्शन की, ये वाली। ये जो हमारी 1 लाख सब्सक्रिप्शन है करंट पोर्शन की है 25-26 की। और उसके बाद 7,000 हमारी एक्रूड अमाउंट है सब्सक्रिप्शंस की। ये भी हमें हमें वहाँ पे दिया हुआ था जो बैलेंसेस दिए हैं उसमें हमें 7,000 भी दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 7,000 एक्रूड सब्सक्रिप्शन दी है तो वो हम ऐड कर देंगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन 1,07,000 आपकी बन जाएगी। नाउ लेट्स मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सैलरीज में ऐड 60,000 सैलरीज हो गई, 7,500 आउटस्टैंडिंग हो गई।
ऐड करके लिख दिया। टेलीफोन एक्सपेंस पोस्ट किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पोस्ट किए, स्टेशनरी पोस्ट की, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पोस्ट किए, जिसमें 4500 हमारे दिए हुए थे रिसिप्ट अकाउंट में, 2500 आउटस्टैंडिंग हो गए। मिसलेनियस एक्सपेंस डाले, डेप्रिसिएशन डाली, नोट वन के हिसाब से कैसे निकाली थी ऊपर मैंने आपको बता दिया। देन सब्सक्रिप्शंस ऐड की इनकम में, डोनेशन, हॉल रेंट, ये सब हमें रिसीव हो गया। बैंक इंटरेस्ट इतना हमें मिला हुआ था, इतना हमें और मिलना है, वो भी ऐड कर दिया। एक्रियूड इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेपर्स पे, वो भी ऐड कर दिया। एंट्रेंस फी 2500 हमारी जो 50% कैपिटलाइज्ड हो गई, 50% रहेगी, वो इसमें डाल दिया। टोटल किया तो क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट वाली साइड कम है, तो वी हैव सरप्लस बैलेंस फिगर, प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। बट यहाँ पे रोटरी क्लब है, डोनेशंस वाला क्लब है, तो प्रॉफिट की जगह सरप्लस वी यूज। सरप्लस हमारा आया 48,275। इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली हम बहुत बैलेंस शीट इसकी बना ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया। बैलेंस शीट अब आप अगले ईयर की बना सकते हो, वैसे हमें बोला नहीं हुआ बनाने के लिए, हमें सिर्फ यहाँ पे बोला है कि यू हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाया, बैलेंस शीट हमने नहीं बनाई। Now we have briefly explained the circumstances under which accounting policies can be changed. So if you are a core hard accounting student, you understand कि accounting policies जो होती हैं उनको change करना is not easy. बहुत rare cases में वो change होती हैं, और कैसे change होती हैं ये चीज़ आप समझ सकते हो। कैसे आप समझोगे उसको मैं बताती हूँ आपको। Let we attempt the fourth question का B part, हाउ वी अटेम्प्ट कि कहाँ कहाँ आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो सकती है। तो वैसे तो वी हैव टू एक्सप्लेन कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट स्टैंडर्ड 5, हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ये जो दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से आपको एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंटली, तो कंसिस्टेंटली एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है। बट उसके बाद भी इफ़ यू वांट टू चेंज, पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 के बारे में। उसमें आप लिखोगे कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ताकि आप कंपेयर कर सको चीज़ों को टाइमली, आप चीज़ों को कंपेयर कर सको कब कौन सा प्रॉफिट हुआ था, कैसे हुआ था, ये चीज़ें आप देखोगे। और एट द एंड आप लिखोगे इवन दो इफ यू हैव टू चेंज सम अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज लाने के लिए चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उसके लिए यू हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं आपके पास, दो तरीके हैं जिससे आप उनको चेंज कर सकते हो। पहला तरीका है हमारे पास वेयर यू कैन से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आ गई कुछ आपकी कंपनी में ऐसी जिसमें आपको लगता है कि इट इज़ मैंडेटरी, एंड ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज करो, तब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज करोगे। दूसरा, यू हैव वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट, जब आपको लगता है कि हमारी बैलेंस शीट, हमारी चीज़ें, हमारा अकाउंट और अच्छे से इम्प्रूव तरीके से हम बना सकते हैं, उसके लिए वॉलंटरी इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप वॉलंटरी चेंज करोगे, पार्टिसिपेट करोगे खुद ही चेंज करने में, कि हम खुद ही चेंज करते हैं अपनी पॉलिसीज। उससे क्या होगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में भी आगे यू हैव टू पार्ट्स कि दो तरीके से यू कैन चेंज। पहला पार्ट है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहला पार्ट आ गया हमारा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे पास क्या है कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो हमारा अकाउंट्स चेक करती हैं या जिनके अकॉर्डिंगली हमें अकाउंट्स बनाना होता है, दैट इज IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, और ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट। इनके अकॉर्डिंगली आपको न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है, तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस
अगर आपको कंप्लायंस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लायंस को आपको लगता है कि आप और अच्छे से कर सकते हो विद सम अमेंडमेंट्स इन कंपनी अकाउंट्स, अगर कुछ अमेंडमेंट हुई है कंपनी एक्ट में, कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 वाला है, उसमें कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली, तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल। वहीं पे जो वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स हैं उसके लिए वी हैव टू मोर पार्ट्स वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स में भी। वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स में क्या पार्ट्स हो सकते हैं? रेलिवेंसी, कि आपकी रेलेवेंसी इंक्रीज होगी, मोर रेलिवेंट या फिर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, आप और ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे पाओगे अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हो। या फिर बेटर प्रेजेंटेशन, कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने के बाद अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम अकाउंट, P&L अकाउंट, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाओगे, बेटर प्रेजेंटेशन दिखा पाओगे, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हो। लेकिन वैसे आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स, इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपकी कंपनी के लिए, जो चीज़ें आप देखते हो, जैसे कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब बार-बार ये वाले बहाने भी, बहाने क्या, ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स तो हो ही गई, बट वॉलंटरी इंप्रूवमेंट्स में आप बार-बार नहीं बोल सकते 2 साल बाद फिर चेंज कर दिया, हम बेटर प्रेज़ेंटेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। यू शुड बी कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स, उसके बाद आप कभी एक बार चेंज कर दो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो वो चलता है। देन वी हैव रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? पिछले इफेक्ट से, कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरे अकाउंट्स अपनी न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाने पड़ते हैं और पुराने अकाउंट्स आपके एक्सेप्ट नहीं होते, तो वो प्रीवियस डेट से न्यू अकाउंट्स बनेंगे और वही आगे एक्सेप्ट हो पाएंगे। देन नॉट अ पॉलिसी चेंज, ये कई लोगों की जैसे कई कंपनीज़ में ये होता है कि हम पॉलिसी चेंज करेंगे ही नहीं, उन्होंने अपनी लिखा ही नहीं होता अपने उसमें कि पॉलिसी चेंज का प्रोसीजर है। उस केस में आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है, पॉलिसी चेंज प्रोविज़न डालना पड़ता है, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, नहीं तो आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे वी हैव रिटन नोट्स फॉर दिस क्वेश्चन। अकाउंटिंग पॉलिसी एएस स्टैंडर्ड 5, इंडियन स्टैंडर्ड 8, उसके बाद क्या हो रहा है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, वॉलंटरी इंप्रूवमेंट, देन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, कंसिस्टेंसी, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एंड नॉट अ पॉलिसी चेंज। उसके बाद वी हैव सी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज briefly explain the exam with examples the meaning of the term मेजरमेंट। मेजरमेंट टर्म का मीनिंग हमें एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली समझाना है उसको, मेजरमेंट टर्म को, ये हमें 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। इसके लिए भी सेम आई वुड प्रेफर कि मैं आपको आगे इसके समझाऊं। तो सी पार्ट में हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, चीज़ों को डिटरमाइन करने का प्रोसेस है मेजरमेंट। द मॉनेटरी अमाउंट्स, जितने भी आपकी मनी की अमाउंट्स हैं, मॉनेटरी रिलेटेड अमाउंट्स और ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको डिटरमाइन करने का जो हमारा प्रोसीजर है वो है आपकी मेजरमेंट। मॉनेटरी अमाउंट्स को डिटरमाइन करते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं और रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि हमने क्या मेज़र किया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रिकॉर्ड्स में रखो कि वी हैव मेजर्ड दिस थिंग्स, और इसमें हम सिलेक्ट करते हैं वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को, वी विल सिलेक्ट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द डिटरमाइंड वैल्यूज़, कि किसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके हिसाब से, वैल्यूज़ के हिसाब से हम चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। इसके हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल्स में वी कैन गिव एग्ज़ाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट,
हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हमारे पास अकाउंट में लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ इसके। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है कि आपने अगर कोई भी चीज़ खरीदी है, तो आपने जिस मनी के रेट पे खरीदी है मार्केट वैल्यू पे, वही मार्केट वैल्यू रहेगी। मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट जितने पे आपने चीज़ खरीदी उतनी ही रहेगी। उसका टाइम बाय टाइम डेप्रिसिएशन होता रहेगा और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू यू कांट थिंक योर थिंग्स। मतलब मान लो मैंने 50,000 का कोई फर्नीचर खरीदा, उस पे पर ईयर डेप्रिसिएशन लग रही है 5,000, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रही है हर साल। तो अब अगर उसकी मार्केट वैल्यू है वो एट द एंड ज़ीरो हो जाएगी, इट विल बी ज़ीरो। एंड अभी उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू हो वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बुक्स में उसकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो हो चुकी है। अदर एग्जाम्पल वी हैव फेयर वैल्यू। आप फेयर वैल्यू एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर, एस्टिमेशंस के अंदर, मेजरमेंट्स के अंदर। फेयर वैल्यू क्या होती है? आपने कोई आइटम ली, प्राइस परचेज किया, रिसीव किया, ठीक है, उसको सेल करना है आपको। तो जो बिटवीन अमाउंट है, जो बीच वाली अमाउंट है वो फेयर वैल्यू होती है। मैंने कोई चीज़ खरीदी, फिर उसको बेच दिया, उसके बीच की जो अमाउंट डिफरेंस है वो हमारी फेयर वैल्यू होगी उस चीज़ की। देन वी हैव नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम NRV बोलते हैं। दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेट मनी जिस पे आप सेल करते हो माइनस द कॉस्ट कंप्लीट एंड सोल्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास है, स्टॉक मेरे पास है 1,000 रुपए का। उसमें से कुछ अमाउंट डैमेज हो गया, ठीक है, कुछ अमाउंट मेरा सोल्ड हो गया और कुछ डैमेज हो गया। तो 550 का डैमेज मान लेते हैं अमाउंट। तो सोल्ड वाला जितना मैं सोल्ड कर सकती हूँ, वो अमाउंट तो मेरा कितना रह गया? -550। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो 450 अमाउंट आई कैन जस्ट सेल। 450 वाला, अब मैं अगर 450 वाला जो मेरे को कॉस्ट जिसकी 450 पड़ी है उसको अगर मैं 600 में सेल कर दूं, तो आई कैन अर्न मैक्सिमम 600 फ्रॉम द 1,000 स्टॉक, जिसमें से हमने डैमेज भी निकाल लिया 550। तो इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। ये तो बहुत सिंपल है, वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू इज करेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब इसका मतलब है अभी वाली वैल्यू, करंट वैल्यू, इसको बोलते हैं करंट वैल्यू। और ये जो करंट वैल्यू है आने वाले कैश फ्लो की, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, लॉन्ग टाइम लायबिलिटीज में हमें कितना कितना मनी आएगा, अगले 10 साल में हमारे पास कितना मनी फ्लो होगा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये थोड़े एग्जांपल्स आपको भी कंफ्यूजिंग लगेंगे, आई नो। तो इसको मैं एक बार रीड आउट भी कर देती हूँ और समझा भी देती हूँ फ्रॉम द नोट्स, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग में हम मेजरमेंट को एक प्रोसेस की तरह लेते हैं जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं मॉनेटरी अमाउंट्स। एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और कैरिड डाउन करते हैं इन रिकॉर्ड्स। इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्टिंग सम बेसिस, कुछ बेसिस पे हम इनको सिलेक्ट करते हैं और वैल्यू ऑफ एन आइटम को क्वांटिफाई करते हैं अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए थे। पहला एग्जाम्पल हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एक चीज को ऑन द ओरिजिनल प्राइस पेड, जितना मनी हमने पे किया उसके लिए। 20,000 की मशीनरी खरीदी तो हमने 20,000 पे किया। एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कोई डिलीवरी ट्रक खरीदा 15 लाख का 2020 में, उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रही लेकिन बुक्स में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही है। तो होगा क्या? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अभी की बुक्स की कॉस्ट है उस ट्रक की, लेकिन असली में उसकी मार्केट वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी कुछ हो, 5 लाख अभी भी उसकी मार्केट वैल्यू है, बुक्स में हो सकता है उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दिया डेप्रिसिएशन लगा लगा कर।
देन वी हैव फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में रिकॉर्डिंग एन आइटम, जब हम एक आइटम को रिकॉर्ड करते हैं ऑन दैट प्राइस जिस पे हमने उसको रिसीव किया और फिर सेल किया एसेट को ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन में बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के एट द एंड ऑफ द ईयर ताकि उसका करंट प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाए, उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू। देन वी हैव नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। ये तो मैंने अच्छे से आपको मुझे लगता है समझा दिया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, वो होता है दैट इज इन्वेंट्री 1000 की है, डैमेज हमारा इतने का है, इतना रुपीज़ हमें रिपेयर्स पे पड़ा, हमने इतना रुपीज़ पे बेचा, ये चीज़ें हम कैलकुलेट करके एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में करंट वैल्यू जो हमारी है उस पे कैश फ्लोज डिस्काउंट कैसे जाता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट और एग्जांपल्स। एग्जांपल में हमने दिया एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है एनवायरनमेंट की, जिसको हमने ड्यू किया है 10 साल के लिए, वो लायबिलिटी है। देन हमें 10 साल में उसको क्लियर अप करना है, तो आज उसकी जो अमाउंट है वो टुडेज मनी में लिखी जाएगी, 10 साल के बाद नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।